Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. स्टूडेंट्स, ओल्ड क्रिमिनल लॉज जो हैं वो रिपील हो चुके हैं और उनकी जगह अब इन न्यू क्रिमिनल लॉज ने ले ली है और 1 जुलाई 2024 से। तो स्टूडेंट्स, अब हमें न्यू क्रिमिनल लॉज ही पढ़ने हैं। ऑलरेडी BNS को मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो स्टूडेंट्स, इसके वर्ड में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके नाम में पता लग रहा है कि संहिता। तो संहिता क्या होता है कि हमने सिस्टमैटिक वे में कानून को लिख दिया है, सेक्शंस में उसको डिवाइड करके, चैप्टराइजेशन करके, रिटन में उसको लिख दिया है। इसको हम क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे। तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये हमारा प्रोसीजर लॉ है, प्रक्रिया विधि है। तो विधि जो है वो दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं लॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्रोसीजर लॉ एंड सेकंड वन इज सब्सटेंटिव लॉ। तो प्रोसीजर लॉ क्या होता है? जिसमें प्रक्रिया बताई जाती है कोई भी विषय को लेकर। और सब्सटेंटिव लॉ क्या होते हैं? जिसमें हमारे राइट्स गिवन होते हैं। जैसे IPC है, उसमें क्या दिया है? उसमें ऑफेंसेस दिया है और पनिशमेंट दिया है, बट उसमें कोई प्रक्रिया नहीं बताई है। उसको अगर हमें किसी को पनिश करना है, कोर्ट में ट्रायल होनी है, तो वो किसके तहत होगी? वो BNSS के तहत होगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो BNSS है, ये प्रोसीजर लॉ है। जुडिशरी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट, कि जो कंकरेंट लिस्ट में ये सब्जेक्ट है, ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? समवर्ती सूची। संविधान में 3 तरीके की सूची दी गई हैं। तो समवर्ती सूची का मतलब है कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का रोल होता है। तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है कि ऐसे विषय जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। तो BNSS को केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है और राज्य सरकार अब इसमें संशोधन कर सकती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी लिस्ट में आता है, संविधान की कौन सी लिस्ट में आता है। नेक्स्ट है कि ये एक्ट नंबर कौन सा है। कोई भी लॉ पढ़ने से पहले, कोई भी बेयर एक्ट पढ़ने से पहले हमें उसकी फ्रेमवर्क का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको सिस्टमैटिक वे में पढ़ सकेंगे, अदरवाइज नॉट। तो ये एक्ट नंबर 46 है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा एक्ट नंबर है। नेक्स्ट, इसकी जो प्रियम्बल है वो क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, कंसोलिडेट और अमेंड। कंसोलिडेट का मीनिंग क्या है? कि हमने जो लॉज हैं उनको एक जगह इकट्ठा रख दिया है, उनको ले आए हैं। कंसोलिडेट यानी कि इसको हमने समेकित कर दिया है। हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हमने समेकित कर दिया है कानून को। और अमेंड, और इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉ कभी भी क्या नहीं हो सकता? स्टैटिक नहीं हो सकता है। लॉ हमेशा डायनेमिक रहता है, बदलता रहता है समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। तो रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, तो ये इसकी जो प्रियम्बल है, ये कहती है कि क्रिमिनल प्रोसीजर को लेकर हम उन जो भी लॉज हैं उनको हमने क्या किया है? एक जगह समेकित, कंसोलिडेट किया है और अमेंड किया है यहाँ पर। तो इसकी प्रियम्बल, येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं इसके प्रियम्बल में? कंसोलिडेट एंड अमेंड, 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कितने चैप्टर्स हैं? 39 चैप्टर्स हैं। पहले कितने चैप्टर्स थे? 37 चैप्टर्स थे। अब ये 2 चैप्टर कहाँ से, कौन से चैप्टर्स बढ़े हैं? तो ये 2 चैप्टर्स, चैप्टर 7A था, चैप्टर 7 कैपिटल A, उसकी जगह अब इन्होंने उसको नंबरिंग दे दी है, उसको कैपिटल A न रख के उसको नंबर दे दिया है। तो एक चैप्टर तो वो इंक्रीज हुआ है और दूसरा जो चैप्टर था वो हमारा प्ली बार्गेनिंग का था, तो उसको भी इन्होंने नंबरिंग दे दी है। इस वजह से यहाँ पर 39 चैप्टर हो चुके हैं। तो 39 रोमन उसमें आप कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से 3 इसमें यहाँ पर क्रॉस और ये 9, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें ये दिक्कत आती है स्पेशली CPC में कि रोमन नंबर्स जो है उसी के अनुसार क्या दिया है? चैप्टर्स को दिया है, ऑर्डर्स को दिया है, तो हमें वहाँ भी दिक्कत आती है। नेक्स्ट, इसमें कितने सेक्शंस हैं? इसमें सेक्शंस है 531। तो कितने टोटल सेक्शंस है इसमें? इसमें 531 इसमें सेक्शंस हैं।
और यहाँ जो ये लास्ट सेक्शन है 531, ये क्या कहता है कि हम ओल्ड सीआरपीसी को क्या करते हैं, रिपील करते हैं, और जितने भी उस ओल्ड सीआरपीसी के तहत अभी जो केस चल रहे हैं वो कंटिन्यू वैसे ही चलेंगे और उसी के तहत सजा मिलेगी। न्यू बीएनएसएस लागू हो चुकी है, बट जितने भी पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट्स में उन पर अभी भी ओल्ड सीआरपीसी ही लागू होगी। उन्हीं के अनुसार क्या किया जाएगा, किसी भी पर्सन को पनिश किया जाएगा या उसका प्रोसीजर चलेगा। तो यहाँ और प्लस इसमें क्या है, 2 शेड्यूल्स हैं, फर्स्ट शेड्यूल और सेकेंड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया है कि कोई भी अपराध कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय, असंज्ञेय, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ये जमानती अजमानती है या किस कोर्ट द्वारा ट्राइबल होगा, ये सब उस शेड्यूल में दिया गया है, शेड्यूल 1 में। और शेड्यूल 2 में कुछ फॉर्म्स दिए हैं, जैसे वारंट को लेकर, समन्स को लेकर, प्रोक्लेमेशन को लेकर कुछ ऐसे फॉर्म्स दिए हैं। तो यहाँ शेड्यूल 2 में जैसे चार्ज का फॉर्म दिया है, तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ फॉर्म्स दिए हैं तो जो कोर्ट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है, तो इसका फ्रेमवर्क क्या है कि कितने चैप्टर्स हैं, 39 चैप्टर्स हैं, सेक्शंस 531 हैं, 2 इसमें शेड्यूल हैं। और अब इसमें हम फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया है उसको देख लेते हैं। चैप्टर 1 कहता है कि प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक। चैप्टर 1 का नेम क्या है, प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक। सेक्शन 1 कहता है कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। कोई भी बेयर एक्ट है तो उसका सेक्शन 1 हमेशा क्या कहता है कि मैं कौन हूँ और मेरा एक्सटेंट कहाँ कहाँ होगा और मैं कब से लागू होता हूँ। तो ये 3 बातें कोई भी उसमें बेयर एक्ट में सेक्शन 1 में लिखी होती हैं। तो शॉर्ट टाइटल क्या है, उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड BNSS 2023। तो इसने अपना नेम बता दिया कि इसका नाम क्या है। नेक्स्ट कहता है मैं कहाँ लागू होता हूँ, एक्सटेंट बताया है। तो इसने कहा कि मैं होल ऑफ इंडिया पर लागू होता हूँ, बट क्या कहा, शैल नॉट अप्लाई, मैं कहाँ लागू नहीं होता हूँ, यहीं से क्वेश्चन आता है कि मैं कहाँ लागू नहीं होता हूँ। नागालैंड, द स्टेट ऑफ नागालैंड पर लागू नहीं होता हूँ और ट्राइबल एरियाज पर मैं लागू नहीं होता हूँ। तो कौन से ट्राइबल एरियाज पर लागू नहीं होता हूँ, जो 6 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के जो 6 अनुसूची है उसमें दिए गए हैं, तो उस एरिया, उस ट्राइबल एरियाज पर मैं अप्लाई नहीं करता हूँ। बट यहाँ पर उसमें भी अपवाद दिया है, एक्सेप्ट चैप्टर 9, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12, कि मैं यहाँ इन दोनों जगह पर लागू नहीं होता हूँ, नागालैंड स्टेट पर लागू नहीं होता हूँ और ट्राइबल एरियाज पर लागू नहीं होता हूँ। बट यहाँ पर चैप्टर 9, चैप्टर 11 और 12, ये तीनों चैप्टर्स वहाँ भी अप्लाई करते हैं, ये तीनों चैप्टर्स वहाँ भी अप्लाई करते हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 9 किससे रिलेटेड है कि मेंटेनिंग पीस और गुड बिहेवियर से रिलेटेड है। चैप्टर 11 किससे रिलेटेड है, पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड है, अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड है। और चैप्टर 12 जो है वो पुलिस की प्रिवेंटिव एक्शन जो है उससे रिलेटेड है। तो वहाँ भी पुलिस और ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का रोल है, ये वहाँ पर क्या करेगा, अप्लाई करेगा इन नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पर भी। ये तीनों चैप्टर्स अप्लाई करेंगे। बाकी जो ये BNSS है वो अप्लाई नहीं करेगा, केवल इन 2 एरियाज में, नागालैंड, स्टेट ऑफ नागालैंड पर और ट्राइबल एरियाज पर। नेक्स्ट कहता है बट स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई, लेकिन राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं, स्टेट, वहाँ की राज्य सरकारें जैसे स्टेट ऑफ नागालैंड या फिर जहाँ ट्राइबल एरियाज है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको अप्लाई कर सकती हैं इन प्रोविजंस को, सच प्रोविजंस, इन प्रोविजंस को क्या कर सकती हैं, वहाँ भी अप्लाई कर सकती हैं। जो इस BNSS के प्रोविजंस हैं तो उनको यहाँ पर भी अप्लाई कर सकती हैं। अगर उसको नीड है, उसको सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल जो मॉडिफिकेशन करना है वो स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ की राज्य सरकारें कर सकती हैं। और राज्य सरकारें क्या करती हैं इसमें, तो यहाँ इससे हमें ये क्लियर होता है कि ये कंकरेंट जो लिस्ट में इसीलिए ये सब्जेक्ट है कि ताकि राज्य सरकारें अपने सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन उसमें कर सकें। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 क्या कहता है, उसमें डेफिनेशंस दी हैं। तो डेफिनेशंस में सबसेक्शन 1 दिया है और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में A to Z जो है वो डेफिनेशंस दी हैं सबसेक्शन 1 में। और सबसेक्शन 2 में क्या बताया है कि अगर ये हमने कुछ टर्म्स को डिफाइन किया है जो
इस BNSS में यूज़ में ली जाएंगी बाद में, तो उन टर्म्स को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। बट ऐसी कोई टर्म अगर आती है BNSS में जो हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं की है, तो उसका मीनिंग हम कहाँ से लें, उसका कहाँ से इंटरप्रिटेशन निकालें। तो इन्होंने कहा IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, वहाँ से उसका मीनिंग लेंगे, और BNS 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, वहाँ से उसका हम क्या ले लेंगे, मीनिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 3 कहता है कि रेफरेंस, कि कभी कभी हमने जो इस BNSS में है जैसे वर्ड यूज़ किया है मैजिस्ट्रेट, तो उसका क्या मीनिंग निकाले, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। जैसे मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा है तो उसमें हम क्या निकालेंगे, उसमें हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही उसका मीनिंग निकालेंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसको रेफर करेंगे। तो यहाँ रेफरेंस है। और सेक्शन 4 में क्या दिया है, सेक्शन 4 में दिया है कि जितने भी BNS के ऑफेंसेस हैं, अपराध हैं, उनकी जो ट्रायल होगी वो कहाँ होगी, इस BNSS के अंडर में होगी। यहाँ पर ट्रायल भी बताई है। और सेक्शन 5 में दिया है इसमें सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब है किस चीज़ को सेव किया गया है, कि जितने भी लोकल लॉज हैं, जितने भी स्पेशल लॉज हैं। स्पेशल लॉज कौन से होते हैं, जैसे आपका पोक्सो एक्ट है वो स्पेशल है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो स्पेशल है। तो और रीजनल जो लॉज होते हैं तो उन लॉज पर ये अप्लाई नहीं करेगा, उन लॉज को यहाँ पर क्या किया गया है, सेव किया गया है। यदि वो लॉज कोई स्पेशल बात कहते हैं प्रोसीजर पार्ट को लेकर, तो उन पर ये BNSS अप्लाई नहीं करेगा, यहाँ पर उनको सेव किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये BNSS क्या है, ये एक प्रक्रिया विधि है। अब प्रक्रिया किस चीज़ की प्रक्रिया है, जितने भी BNS के अपराध हैं उनकी जो ट्रायल होगी कोर्ट्स में, उसकी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ रोल किसका आता है, पुलिस ऑफिसर्स का रोल आता है, इसमें मजिस्ट्रेट्स का रोल आता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का रोल आता है। तो स्टूडेंट्स, BNSS क्या है, एक प्रक्रिया विधि है। और किसकी प्रक्रिया बताई है, BNS के जितने भी अपराध हैं तो उनकी प्रक्रिया, जब वो ट्रायल होगी तो वो कोर्ट्स में जो ट्रायल होगी उसकी प्रक्रिया बताई है। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई अपराध होता है तो सबसे पहले क्या होगी, उसकी FIR होगी या फिर उसकी कंप्लेंट होगी मजिस्ट्रेट को। FIR पुलिस को होती है और कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को होती है। तो FIR होने के बाद उसमें पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उस केस का, और उसके बाद उसमें क्या होती है, उसमें उसमें पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है। पुलिस रिपोर्ट सबमिट कहाँ होगी, वो न्यायालय में होगी, कोर्ट में होगी, और कोर्ट उसका क्या लेता है, कॉग्निजेंस लेता है, संज्ञान लेता है। और संज्ञान लेने के बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। चार्ज फ्रेमिंग होगी कि कौन सी धारा लगानी है उस पर, जिस पर्सन ने अपराध किया है, तो वो चार्ज फ्रेमिंग पर क्या होगी, फिर उसकी ट्रायल स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद। तो ट्रायल, कितने तरह की ट्रायल होती है ये भी इस BNSS में दिया है। और उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन को सुन लेते हैं, अभियोजन पक्ष को सुन लेते हैं और डिफेंस को सुन लेते हैं यानी अभियुक्त को सुन लेते हैं, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जजमेंट आता है, और जजमेंट आने के बाद हम क्या करते हैं, अपील में जाते हैं। तो ये जितनी भी प्रक्रिया है ये इस BNSS में यहाँ पर सेक्शंस में और चैप्टर्स में लिख दी गई है। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसीजर को एक सिस्टमैटिक वे में लिखा गया है। पहले FIR, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट, उसके बाद कोर्ट का रोल आ जाता है, उसके बाद जजमेंट आता है, अपील होती है। तो ये पूरा का पूरा इन चैप्टर्स में सिस्टमैटिक वे में लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज केवल मैंने इसकी एक आउटलाइन दी है कि BNSS की क्या आउटलाइन है, इसके चैप्टर फर्स्ट जो है उसकी क्या आउटलाइन है, मेन इसमें क्या चेंज हुआ है। इसमें चेंज जो हुआ है वो डिजिटलाइजेशन के कारण हुआ है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रायल्स को कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि इसका सेक्शन 530 क्या कहता है कि जो कोर्ट की जो प्रक्रिया होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो किस उसमें होगी, मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगी। जैसे एविडेंसेस रिकॉर्ड करने हैं, जैसे पुलिस रिपोर्ट सबमिट होनी है, विटनेसेस की गवाही होनी है, समन्स इशू होना है, वारंट इशू होना है, तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर दिया गया है अंडर सेक्शन 530 ऑफ दिस BNSS। तो मेनली जो चेंजेस हुए हैं वो इसी डिजिटलाइजेशन को लेकर हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आउटलाइन आपको आज समझ में आई होगी। इसमें जुडिशरी में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो किसको लेकर पूछे जा सकते हैं, प्रोसीजर लॉ है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, कंसोलिडेट और अमेंड किया है क्रिमिनल प्रोसीजर को, कितने चैप्टर्स हैं, 39,
सेक्शंस कितने हैं 531 और कितनी शेड्यूल हैं, शेड्यूल में क्या दिया है, और शॉर्ट टाइटल सेक्शन 1 से क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ ये लागू होता है और कहाँ ये अप्लाई नहीं करता है, और ये कब स्टार्ट हुआ कमेंसमेंट को लेकर, ये 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, और कब ये बनकर तैयार हुआ था, ये बनकर तैयार हुआ था 25 दिसंबर, लिखा है यहाँ पर 25 दिसंबर 2023 दिसंबर में तैयार हुआ था। इसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। और कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं। यस, स्टेट गवर्नमेंट इसमें अपने अकॉर्डिंग संशोधन कर सकते हैं। इसको लेकर क्वेश्चन आता है कौन से चैप्टर्स यहाँ पर इन एरियाज में अप्लाई करते हैं। चैप्टर 9, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। डेफिनेशंस पोर्शन से हाँ A to Z हमें रटी हुई होनी चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और सबसेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसको जोड़ा गया है, पहले ओल्ड CRPC में ये बात नहीं कही गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है सेक्शन 4 को लेकर आता है कि BNS के जो ऑफेंसेस हैं उनकी ट्रायल कहाँ होगी, BNSS में इस सेक्शन को पूछते हैं। तो सेक्शन 5 को लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से लॉज को यहाँ पर सेव किया गया है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स डिटेल में हम BNSS को पढ़ेंगे, इसके चैप्टर 1 को मैं डिटेल में स्टार्ट करूँगी और इसको कवर करने वाली हूँ। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस फ्रेमवर्क वेरी वेल। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।